हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। मैं हूं वैष्णवी शुक्ला और आज इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इंग्लिश में अपनी कमांड कैसी बनाई जाए। आप अगर आप रिपीटर हैं या बिगिनर हैं, आपने शुरू ही नहीं किया है, दोनों ही केसेस में आपको ये लेक्चर हेल्पफुल होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पहले से पता होंगी और मे भी कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आप नई सीख पाओ, तो मैं बेहतर तरीके से आपको गाइड करने की कोशिश करूँगी। और जो लोग पहले से मुझे जानते हैं तो उनको तो इंट्रो की ज़रूरत नहीं है। जो लोग पहली बार जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि मैंने बहुत सारे मल्टीपल एग्ज़ाम्स निकाले हैं और उनमें हमेशा ही इंग्लिश में अच्छा स्कोर रहा है मेरा, मतलब अच्छे से भी ज़्यादा मान लो आप, ठीक है? और ये है कि भई ठीक है, वो नंबर तो कोई फ्लेक्स करने वाली बात नहीं है, सबके आ जाते हैं। ऑलमोस्ट 6 साल से मैं पढ़ा भी रही हूँ और मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है, रिज़ल्ट्स भी दिए हैं कई सारे। तो आपके लिए जो भी चीज़ें रहेंगी वो काफ़ी ऑथेंटिक रहेंगी, है ना? और देखो सीधी-सी बात है कि तरीका एक ही होता है, बस इम्प्लीमेंट करने में फ़र्क होता है। कोई अच्छे से करता है तो सिलेक्शन ले जाता है या अच्छे मार्क्स ले जाता है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है एक सब्जेक्ट पे सिलेक्शन नहीं होता, है ना? तो कोई अच्छे से फ़ॉलो करा तो अच्छे मार्क्स ले आता है, कोई नहीं करता है तो नहीं ला पाता। हम लोग देखते हैं कि क्या कैसी चीज़ें करनी है। देखो, अगर आप रिपीटर हो, बिगिनर हो, डज़न्ट मैटर, आपको प्रोसेस से गुज़रना होगा, ठीक है? एक प्रोसेस होती है, एक तरीका होता है किसी चीज़ को करने का, वो तरीका हर किसी को करना होता है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो आप देखोगे कि मेनली आपके 3 पिलर्स होते हैं। पहला वोकैब हो गया, दूसरा ग्रामर हो गया और इसके बाद आपका कॉम्प्रिहेंशन होता है। तो हम लोग वन बाय वन इस पर बात करेंगे, ठीक है? अगर मैं वोकैब की बात करूँ, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझना होता है कि आपका एग्ज़ाम का नेचर क्या है, ठीक है? आपके एग्ज़ाम का नेचर क्या है से मतलब है कि भई किधर से वोकैब आती है। जैसे मैं बैंक की बात करूँ, तो बैंक में भई एडिटोरियल्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है? ठीक। लेकिन अगर मैं एसएससी की बात करूँ तो भाई प्रीवियस ईयर, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी भाई प्रीवियस ईयर वोकैब आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी कुछ एकाध-एकाध नई वोकैब आ जाती हैं, लेकिन वो आती कहाँ से हैं? किसी न किसी या तो एग्ज़ाम से आई हुई होती हैं, ठीक है? और या तो फिर कहीं कुछ हाइलाइटेड की हुई कोई न्यूज़ आई थी और कुछ अच्छा वर्ड वहाँ पर था, तो उससे आ जाती हैं, ठीक है? तो ये फ़र्क होता है। अब बात ये आ जाती है कि भाई ठीक है, ये सब तो ठीक बात है, हम पढ़ें कैसे, तैयार कैसे करें? अब देखिए, मार्केट में आपको बहुत सारे तरीके मिलेंगे। मार्केट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मतलब सब बहुत सारे लोग ही पढ़ा रहे होते हैं, सबका अपना तरीका होता है और अच्छी बात है ना? हर किसी का तरीका सूट नहीं करता है। तो मैं तो अपने लेवल पर बताऊँगी जो मुझे तरीका बेस्ट लगता है, बाकी आप होशियार हैं, आप समझदार हैं, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड करिएगा आपको क्या तरीका अपनाना है। तो जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, देखो बहुत सारे लोग आपको पिक्चर के माध्यम से बोलते हैं कि भाई फ़ोटोज़ के माध्यम से पढ़ो, ठीक है? कोर्स वोर्स ला देते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, उनका तरीका है। मुझे ये यूज़फुल इसलिए नहीं लगता क्योंकि अगर आपको 100-500 वोकैब पढ़नी हो तो समझ आता है, यहाँ पे आपको हज़ारों की तादाद में पढ़ना है और आपको सिर्फ़ मतलब ऐसा नहीं है कि आपको वर्ड मीनिंग्स पढ़नी है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिनोनिम बस देखने हैं कि भई हाँ, चलो ये वर्ड है इसका मीनिंग, भाई बहुत कुछ पढ़ना है, आपको सिनोनिम पढ़ने हैं, एंटोनिम पढ़ने हैं, इडियम्स पढ़नी है, फ्रेजेज़ पढ़नी है, बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है? तो क्या ये कितनी पिक्चर्स देखोगे, हैं? और कितना टाइम वेस्ट करोगे? आप कोई छोटे बच्चे तो नहीं हो कि दूसरी क्लास का बच्चा है, मैंने उसको बोला देखो बेटा ए फॉर एप्पल और मैंने ऐसे एप्पल बना दिया, अब उसको याद हो गया कि वाह यार! ठीक है। हालाँकि ये एप्पल जैसा नहीं लग रहा, पर ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं, तो कितना टाइम वेस्ट करोगे? एक सर्टेन टाइम ही देना होता है ना अपन को प्रिपरेशन में। ठीक है, तो ये बात होगी। दूसरा, 4 ऑप्शंस के साथ, अब देखो 4 ऑप्शंस के साथ आप तब पढ़ सकते हो जब आप रिपीटर हो, ठीक है? आप रिपीटर हो, अगर आप बेस ही बना रहे हो, अभी शुरू ही कर रहे हो पढ़ना वो क्या, तो भाई 4 ऑप्शन के साथ पढ़ना आपके लिए इसलिए डिज़ास्ट्रस होगा क्योंकि भाई देखो दिमाग कैसा वर्क करता है, 1500 सीसी का ऑलमोस्ट हमारा ब्रेन होता है। इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन जाती है सारी प्रोसेस होती है। तो अगर आपकी नज़र में ये 4 ऑप्शंस भी आएँगे तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आप एग्ज़ाम देने बैठोगे या जब आप मॉक लगाने बैठोगे तब क्या होगा पता है? ये जो 4 ऑप्शंस आपके थे ना, वो भी आपके दिमाग में घूमेंगे कहीं न कहीं और आपको कन्फ्यूज़ करेंगे कि यार कि इसका सिनोनिम क्या होता था? इसका मतलब क्या होता था? मैंने क्या पढ़ा था? ठीक है? ये दिक्कत आती है। अगर आप बिगिनर हो, तो सिंपली जो ट्रेडिशनल तरीका होता है कि भाई एक हमारा एक पर्टिकुलर वर्ड जैसे मान लो मैंने लिख दिया एडamant, ठीक है? मैंने लिख दिया एडamant। अब एडamant क्या होता है? तो इसका पढ़ो भई कि अच्छा हाँ, इसका मतलब होता है हार्ड या फिर इनफ्लेक्सिबल, ठीक है? इसका मतलब ये होता है, इसकी टोन कैसी होती है, ये यूज़ कहाँ होता है? पहले तो आप एक-एक वर्ड को बड़े अच्छे तरीके से समझो और जानो, ठीक है? इसके बाद आप बाकी की निंजा टेक्निक्स में आना, ठीक है? वो निंजा टेक्निक्स होती हैं जब आप अपना बेस अच्छा कर लेते हो, तो एक तो ये चीज़ होगी। अब आप कहोगे चलो ठीक है मैम, अब हम ये तो कर लेंगे, हम एक-एक वर्ड पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ें कैसे? क्योंकि बहुत सारी वोकैब करनी है। आप लोग क्या करते हो जैसे दिन का हमारा टारगेट ले लिया है ना, हमने कह दिया चलो 50 वोकैब करनी है आज कर लेंगे। यार आप रोबोट नहीं हो, है ना? आपको लग रहा है कि आप 50 वर्ड आज आपने कर लिए हैं, आप जब आप डे 2 में जाओगे ना तो ये
पिछले 50 नए 50 जैसे ही पढ़ोगे या पिछले 50 साफ हो जाएँगे? फिर क्या करें मैम? पर देखो जब मुझे जो बेस्ट तरीका लगता है और जो स्टूडेंट्स के लिए भी काम कर रहा है, मेरे लिए तो रहा ही है, ठीक है? तो मैं क्या करती थी या मैं क्या सजेस्ट करती हूँ, आपने जैसे डे 1 में बड़े-बड़े टारगेट्स नहीं लेने हैं क्योंकि अब ये टारगेट बढ़ेगा। डे 1 में जैसे मान लो मैंने कहा 1 से 20 तक की वोकैब को मैंने ऐसे बहुत रटा नहीं कि मैं एकदम 2 घंटे तक रटे जा रही, नहीं। मैंने देखा 1 से 20 तक की वोकैब मैंने देखी, मैंने समझा कि अच्छा इसका मीनिंग ये होता है, इसमें ऐसा होता है, इसकी टोन ऐसी है, समझ लिया, बंद कर दिया, कुछ और पढ़ने लगे, ठीक है। दूसरे दिन जब मेरा डे 2 आएगा, डे 2 में मैं आई और मैंने क्या किया, 1 से 20 तक जो मैंने कल पढ़ा था उसको रिवाइज़ किया, प्लस उसमें 20, 15, 5 जितना आपकी कैपेसिटी है आप और ऐड कर दो, ठीक है। डे 3 पे क्या होगा, डे 3 पे भी मैं सेम चीज़ करूँगी। मैंने शुरू 1 से किया और ले ले गई मैं 60 तक। जितनी भी भाई मेरी श्रद्धा भक्ति है एज़ पर माय कैपेसिटी मैं उस तरह करूँगी। ठीक है, ऐसे ही मेरा 4, 5, 7 चलेगा। आप देखोगे कि 8वें 10वें दिन ना जो आपने शुरू की जो आपकी वोकैब है ना लगभग 50-70 तक की जितनी भी हो डिपेंड करता है, ठीक है? उतनी वोकैब तो ना आपको मक्खन हो जाएगी यानी आपको सोते वक़्त भी अगर कोई पूछता है ना तो आपसे वो कभी गलत नहीं होगा, ठीक है? और अगले 5 सालों तक भी अगर मैं कह दूँ ना कि भाई आपने रिवीज़न नहीं किया है, आपको भूल गया होगा, नहीं भूलेगा, है ना? और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मल्टीपल डे अब देखो ना, आपने डे 1 पे ये जो 20 वोकैब पढ़ी थी, डे 10 पर तो आपने इसको 10 बार पढ़ लिया ना, तो 10 बार पढ़ने पे तो याद होगा ही ना, है ना? इंसानी दिमाग है भाई, इंसानी दिमाग ऐसा ही चलता है, वो मल्टीपल रिविज़न्स में याद करता है। कितना भी वो कमज़ोर आईक्यू का व्यक्ति हो मतलब सॉरी कितना भी कमज़ोर मेमोरी का व्यक्ति हो, याद हो ही जाता है, ठीक है? तो आप देखो ना कि आपने जो शुरू की वोकैब्स हैं, आपकी कितने बार रिवाइज़ हो गई। तो मुझे ये बेस्ट तरीका लगता है और इसी से बच्चों को रिज़ल्ट भी मिलता है। अब एक चीज़ और होती है कि हम लोग कैसे पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं सिनोनिम कौन किसका एंटोनिम है, ठीक है? नहीं, आपको ये पढ़ना होता है कि ये वर्ड है और ये इसकी मीनिंग है, बस खत्म। ये वर्ड है, ये इसकी मीनिंग है। अब जैसे कोई वर्ड है, ठीक है? मैंने कहा शोवी, ठीक है? शोवी का मतलब होता है दिखावे वाला, ठीक? आगे मैंने कहा वैन ग्लोरियस इसका मतलब क्या होता है? दिखावे वाला, ठीक? अब यहाँ पर आप एक चीज़ समझो, अगर मान लो शोवी और वैन ग्लोरियस साथ में आएँ, तो क्या आप ये नहीं समझ पाओगे कि इसका मतलब भी दिखावे वाला है, इसका मतलब दिखावे वाला है, ये इसका सिनोनिम है, ठीक है? और मान लो मैंने यहीं पर कहीं पर ऐसा एक ऑप्शन दे दिया हाइड और मैंने आपसे पूछा था एंटोनिम बताना है, ठीक है? तो क्या आप ये नहीं समझ जाओगे कि भाई शो भी मतलब दिखाने वाला, हाइड मतलब छुपना या छुपाना? तो भाई सीधी बात है, ये इसका एंटोनिम हो गया। तो कुल मिला के आपको वर्ड्स की मीनिंग समझनी है, आपको इसमें नहीं जाना है कि ये इसका सिनोनिम है, ये इसका एंटोनिम क्योंकि ऐसे में क्या होता है, जब आप बहुत सारा पढ़ लेते हो ना, तो आपको होता है कन्फ्यूज़न, है ना? जो सिनोनिम हुआ करता था वो एंटोनिम याद आता है किसी वर्ड का, जो एंटोनिम था वो सिनोनिम याद आता है, तो वो होती है खिचड़ी, तो वो नहीं करनी है आपको, ठीक है? इसके बाद आपको क्या करनी है भाई वोकैब के लिए जो भी आपको फ्री प्लेटफ़ॉर्म दिखे, फ्री प्लेटफ़ॉर्म या पेड प्लेटफ़ॉर्म आपकी भाई सुविधा अनुसार है, आपके पास पैसे हैं तो आप पेड ले लो और पैसे नहीं है तो आप फ्री प्लेटफ़ॉर्म्स ढूँढ लो, वहाँ पर आप जाओ और बढ़िया अब ये याद रखना ये स्टेप 2 है, ठीक है? ये मैं आपको स्टेप 2 की बात बता रही है, स्टेप 1 तो है ही नहीं है। यहाँ पर आप जाएँगे कोई भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म आपको दिखता है, वहाँ पर आप जाएँगे और आप 4 ऑप्शंस वाली फिर प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया एमसीक्यू, ठीक है? टीचर से कर लिए ऐप से कर लिए, जैसे भी करना है आप कर लो बढ़िया तरीके से, ठीक है? आप वो तो आपका कम्फ़र्ट है कि आप किस चीज़ में कम्फ़र्टेबल है, बुक से करना है, प्रीवियस ईयर बुक से करनी है, ठीक है? तो उनसे कर लो, जैसे भी आप कम्फ़र्टेबल हो वो कर सकते हो। तो वोकैब में तो भाई इतनी ही चीज़ें हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट अगर हम आते हैं ग्रामर में, देखो ग्रामर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक एक चीज़ है जिसका रोल आप कभी भी कम नहीं कर सकते हो और वो है टीचर। अब आप कहोगे कि ये पेड कोर्स नहीं भैया, पेड कोर्स हमारा जहाँ चल रहा है वहाँ चल रहा है, यहाँ हम कुछ भी आपको नहीं बता रहे, यहाँ जो भी पढ़ाएँगे फ्री में ही पढ़ाएँगे, ठीक है? तो टीचर का आप रोल इसलिए नहीं कम कर सकते हो क्योंकि आप अब आप कहोगे यार ग्रामर की बुक है, ये वाली बुक है, वो वाली बुक है, उससे पढ़ लो। जैसे टॉपर्स लोग बाद में बताते हैं ना सिलेक्शन के बाद, ठीक है? होता क्या है बेटा देखो जो एक बुक बनाई जाती है ना, वो कैसी बनाई जाती है? जैसे मेरी भी एक बुक आएगी थोड़े दिनों में, तो अब मैं कैसे बनाऊँगी? मैं ऐसे बनाऊँगी कि भाई कोई भी रूल बाहर नहीं जाए, ठीक है? कोई भी रूल बाहर नहीं जाए किताब से, है ना? क्यों? क्योंकि मुझे तो भाई सीधी बात है होलिस्टिक बुक बनानी है कि भाई कोई भी एग्ज़ाम होता है, कोई रूल छूट के मेरा जाना नहीं चाहिए, नहीं तो कल को बच्चे कहेंगे मैडम की किताब से नहीं आता, ठीक है? लेकिन टीचर अब जैसे ल आप मान लो एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है? तो टीचर एसएससी के पैटर्न को समझता है, तो वो आपको उस हिसाब से उन रूल्स पर ज़्यादा एम्फसाइज़ करवाएगा, जो रूल्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है और जो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको नहीं बताएगा। लेट्स से 100 लाइनें हैं किताब में, ठीक है? तो क्या ये 100 की 100 लाइनें आपके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं? नहीं होती हैं, ठीक है?
ये डिपेंड करता है कि आपका एग्ज़ाम कैसा है, उसका नेचर क्या है। तो ये कौन बताता है? टीचर बताता है और ये शुरुआती बच्चों की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है? अगर तो आपने 10वीं तक बढ़िया से अपना बेस बना रखा है इंग्लिश का, फिर तो आपको कोई ग्रामर-वामर में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ, दिक्कत वही आएगी, अप्रोच वाली ही आएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अपडेट होती हैं, वहाँ पर आप बहुत बेसिक्स पढ़ के आते हो, यहाँ पर चीज़ें आपस में फिर रिलेट होना चालू करती हैं। जैसे वहाँ पर आप टेंस सिर्फ़ टेंस पढ़ते हो, वहाँ आप कंडीशनल सेंटेंस ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते हो, है ना? तो यहाँ लेकिन आपको यही चीज़ें पढ़नी होती है। तो सीधी बात है कि यार अगर सीधी बात है, अगर बुक से ही सब हो जाए तो टीचर तो कब का बंद हो गया होता ना। टीचर कम्युनिटी खत्म हो गई होती है ना? तो आपको जो भी अपने हिसाब से टीचर पसंद आता है, आप उससे पढ़ो, लेकिन पढ़ो, ठीक है? आपका आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना? तभी आगे बात बन पाएगी। बाकी हाँ, यूट्यूब के अंदर मैं भी फ्री में बढ़िया से पढ़ाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो ये हो गई टीचर वाली। अब ठीक है, आपने टीचर से पढ़ लिया, अब एक बहुत बड़ी गलती आप लोग पता है क्या करते हो? आप लोग गलती एक ये कर देते हो कि टीचर ने जो भी पीडीएफ दी, हम उसी पर रिलाय कर रहे हैं। ठीक है, हमने उसका प्रिंट ले लिया, हम उसी को रटे जा रहे हैं। नहीं, आपको अपने नोट्स बनाने हैं हैंड रिटन, ठीक है? हैंड रिटन आपको अपने नोट्स बनाने हैं। थोड़ी मेरी हैंडराइटिंग ख़राब है और पेन टैब में और भी सेट नहीं हो पा रहा, तो आप मैनेज कर लेना। तो आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। क्यों? बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, आप पीडीएफ से पढ़े जा रहे हो, मौज आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब पेपर के लिए आपके पास 15 दिन होंगे या 7 दिन होंगे, तब कैसे? ये महापुराण मतलब ये जो पीडीएफ हैं, जिनका प्रिंट लिए हो, किताबें हैं महापुराण, ये कर पाओगे रिवाइज़? नहीं कर पाओगे। तब आते हैं काम अपने हैंड रिटन नोट्स। इसलिए हैंड रिटन नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो क्रिस्प होते हैं। उसमें आप ये नहीं लिखते हो कि कहलाता है, जाता है, खाता है ना, जो रूल्स आपको एकदम क्लियर कट है, वो नहीं लिखते हो कि भैया टेंस का बना रहे हो तो आप लिख रहे हो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ये होती है, आप ये नहीं लिखते हो, आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखते हो, है ना? लेकिन जो पीडीएफ है उसमें तो सब लिखा मिलेगा ना यार, ठीक है? तो हैंड रिटन नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब जब आपको टीचर पढ़ा रहा होता है ना, तभी टीचर बोलता है कि बेटा क्या करना, जैसे मान लो उसने कोई टाइप टॉपिक पढ़ाया, नाउन पढ़ाया, ठीक है, लेट्स से। अब वो क्या कहेगा कि जाओ और इस टॉपिक की प्रैक्टिस करो, टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस, ठीक है? अब वो टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस कहीं से भी हो सकती है, बुक से कर लो या अ, ऑनलाइन बहुत सारे फ्री प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, टेस्ट रैंकिंग हो गया और भी जो भी हैं, जो फ्री में बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसमें जाओ और हालाँकि टेक्स्ट बुक फ्री में तो नहीं कर रहा, बट ठीक है, बहुत मटेरियल दे रहा है, जिस हिसाब से वो पास देता है और अच्छा कर रहा है ना? तो बढ़िया जाओ और टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस करो, ठीक? ये हो गया आपका तीसरा चरण। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या? मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और यही है जो आपको आगे मार्क्स दिलाएगी। तो हमेशा प्रैक्टिस कैसी करनी होती है, यानी कि ये तो आपने 1-2 बार कर ली, और नोट्स जो रिवाइज़ करने हैं, जब आपको लगने लगे कि हाँ यार नोट्स रिवाइज़ कर लिए हैं, मुझे ऑलमोस्ट सब याद है, ठीक है? तब आप उतरो मिक्स प्रैक्टिस पे, और मिक्स प्रैक्टिस आपको करनी है एकदम ताबड़तोड़ तरीके से। अभी आप ऑनलाइन, मैं तो कहूँगी, कि ऑनलाइन पर ज़्यादा फ़ोकस करो, क्योंकि आपका जो एग्ज़ामिनेशन का मोड है, वो ऑनलाइन ही होता है, ठीक है? तो अब ज़ाहिर-सी बात है कि यार ऑनलाइन में हमें कंफ़र्टेबल होना ज़रूरी है, यानी जब हम वहाँ जाएँ तो हमारे लिए ऑनलाइन मतलब ये जो इंटरफ़ेस है ना, वो हमारे लिए ऐसा होना चाहिए कि हमारे हाथ में सेट होना चाहिए। हमें वहाँ का जाकर ऑड नहीं लगना चाहिए, यानी अगर हमें कोई किताब दे तो ऑड लगे, हमें कोई लैपटॉप दे तो ऑड नहीं लगना चाहिए वो, ठीक है? इस लेवल की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, तो मिक्स प्रैक्टिस करो ताबड़तोड़, ठीक है? और जैसे मान लो प्रैक्टिस किया हमने, अब इम्पोर्टेंट क्या होता है, जैसे देखो अगर आपने टॉपिक वाइज़ किया, मैंने कहा कि बेटा देखो प्रोनाउन है, प्रोनाउन की टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस करो, तो आप क्या करोगे? आप देखे, प्रोनाउन पर आप स्ट्राइक किए, और मतलब आपका दिमाग गया प्रोनाउन पर, ठीक है? और आपने देखा कि भई हाँ, प्रोनाउन का एरर है, गए प्रोनाउन पर देखा फाइंड कर लिया, लेकिन तो वो तो पता है कि भई हाँ, प्रोनाउन का टॉपिक है, वहीं एरर होगा, वहीं जाएँगे। दिक्कत कब आती है, जब मैंने आपको पूरा का पूरा बढ़िया से एक सेंटेंस लिख दिया, ठीक है? अब सेंटेंस में आपको ये नहीं समझ आ रहा कि यार इसमें दिक्कत क्या है, इसमें गलत क्या है ना? और वही होता है असली खेल, ठीक है? सेंटेंस के अंदर ही आपको सेंटेंस देगा ना, कोई टॉपिक थोड़ी देगा फाइंड करने के लिए। तो पूरे के पूरे आपके सेंटेंस में क्या एरर है या नहीं है एरर, या क्या है, कैसा है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखो मैथ्स में और इंग्लिश में एक सबसे बड़ा डिफ़रेंस यही होता है कि मैथ्स में अगर आपको कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इंग्लिश में अगर आपको कॉन्सेप्ट आ रहा है तो भी अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर आएगा, क्योंकि आपका दिमाग स्ट्राइक ही नहीं करेगा कि भाई साहब यहाँ पर देख ये एरर है। क्यों? क्योंकि जब हम मॉक लगाते हैं या हम एग्ज़ाम में जाते हैं, दोनों ही केसेज़ में हमारे पास होता है प्रेशर, ठीक है? खाली बैठे हो, फुकट बैठे हो तो फिर भी दिमाग चलेगा। एग्ज़ाम में जाते हैं ना, तो अपना नाम लिखने में भी इंसान 2 बार स्पेलिंग चेक करता है, और ये प्रैक्टिकल बातें हैं, जिसने एग्ज़ाम दिया है वो समझ पाएगा, ठीक है?
कोई लंबी फेंकने वाली बातें नहीं है, सबकी पड़ जाती है एग्ज़ाम के दिन, है ना? बहुत हैवी, बहुत फेमस टीचर्स जो हैं ना, उनको भी अभी एग्ज़ाम दिलाने बैठाओगे ना, तो हालत उनकी भी खराब हो जाएगी, कभी नापना उनकी धड़कनें कितनी बड़ी हैं, है ना? तो मिक्स प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है और अब मिक्स प्रैक्टिस जब हमने की, तो हमें ऐसा कुछ लगा कि यार ये कॉन्सेप्ट ना बड़ा यार पिरो के दे रहा है। तो मैं तो कहती हूँ कि मैं ये करती थी मैं, सीधा-सीधा सेंटेंस ही कॉपी करो, ठीक है? सीधा का सीधा सेंटेंस कॉपी करो, मतलब लिख लो अपनी कॉपी में एक हमेशा एक एरर अपनी एरर की कॉपी ज़रूर होनी चाहिए, है ना? कि भई जिसमें हमने जो भी प्रैक्टिस में जो हमारे एरर हो रहे हैं या जो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये बढ़िया नई चीज़ है, तुक्के में मैंने सही कर ली लेकिन ये सही होनी नहीं थी, ठीक है? तो उनको बढ़िया छापो और फिर लिखो जैसे मैंने सेंटेंस लिखा फिर उसके साथ मैंने लिखा उसमें अंडरलाइन किया कि देखो ये एरर था, उसको हाइलाइट करा मैंने या फिर उसका सॉल्यूशन लिखा, ठीक है? ऐसे करके। तो ये चीज़ अपने को करनी है और इतना आपने कर लिया ना ग्रामर में तो वैसे भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? अब एक चीज़ चलो ठीक है, एक चीज़ और है लेकिन अब वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कॉम्प्रिहेंशन में, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भई। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, बैंक दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, सीडीएस दे रहे हो, इंडिया दो कुछ भी दे रहे हो, आपको कॉम्प्रिहेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये थोड़ा टफ़ हो जाता है और टफ़ क्यों हो जाए क्योंकि इसमें देखो वोकैब प्लस आपका ग्रामर, ठीक है? दोनों का ही तगड़ा रोल होता है, क्यों? देखो वोकैब अगर आपको नहीं आती, आपको पता ही नहीं चलेगा कि लिखा क्या हुआ है ना? कह क्या रहा है? ग्रामर का आइडिया नहीं है, तो आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही नहीं समझ में आएगा, ठीक है? कि मैं कह रही हूँ कि इफ आई वर अ बर्ड, तो अब ये इमेजिनरी सेंटेंस है, लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं ये क्या कह रही हूँ। आपको लग रहा है कि यार आई के साथ वर लगा दिया, ये तो एरर है, ठीक है? है ना? तो आपको ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए। अब लेकिन हम इसके लिए करें क्या देखो? बहुत सारे लोग हैं। चूँकि अभी देखो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम है। मैं एसएससी की अगर बात करूँ या इवन सीडीएस की भी बात करूँ, अभी टाइम है, काफ़ी टाइम है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ लोग एडिटोरियल्स पढ़ना पसंद करते हैं, अच्छी बात है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और अब लेकिन याद रखना, आप इंग्लिश के लिए पढ़ रहे हो, आप यूपीएससी के लिए नहीं पढ़ रहे हो, इसलिए इसकी डिटेलिंग में नहीं जानना है कि अब मान लो कोई बजट वाले दिन का वो है, तो उसमें सेस लिखा हुआ है, तो अभी सेस ढूँढ रहे हो कि भई सेस क्या होता है? नहीं, आपको इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है ना, आपको कॉम्प्रिहेंशन सुधारना है, तो आपको बस वर्ड्स, स्ट्रक्चर्स इन पर ध्यान दे करके पढ़ना है, ठीक है? अब आती है मेरी वाली कैटेगरी, जो कि मेरी वाली कैटेगरी इन द सेंस अब तो नहीं, अब तो मैं बढ़िया पढ़ती हूँ, मज़ा आता है एडिटोरियल। पहले जब शुरू-शुरू में ना, जब मेरा चल रहा था सीखने वाला टाइम, तो ना मैं बड़ा बोर हुआ करती थी एडिटोरियल से, क्योंकि एक तो समझ ज़्यादा नहीं आता था। ठीक है, समझ आया भी तो भई अब सीधी बात है यार, एडिटोरियल्स मसालेदार नहीं होते हैं, यू नो इट है ना? तो फिर देखो मैं तो फिर ऐसी कैटेगरी के लिए यही कहूँगी कि ना आप कोई भी एग्ज़ाम, जैसे मान लो मैं एसएससी की बात करूँ, ठीक है? एसएससी के अंदर एसएससी बहुत सारे एग्ज़ाम लेता है ना? सीएचएसएल लेता है, सीजीएल लेता है, सीपीओ लेता है, ठीक है? एमटीएस लेता है, सिलेक्शन फेज़ लेता है, बहुत सारे एग्ज़ाम लेता है, ठीक है? स्टेनो लेता है। स्टेनो में तो ख़ास तौर पे इंग्लिश बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, 100 नंबर की आती है, ठीक है? तो ये इतने सारे पेपर्स हैं और ये इतने सारे पेपर्स सारे के सारे इनका जो है टेक्स्ट बुक वगैरह ने प्रॉपर अरेंज करके इनको टेस्ट फॉर्मेट में दिया है, ठीक है? कि प्री के हुए तो भई 25 क्वेश्चन्स का सेट हो गया, मेंस के हो गए, पुराने वाले जैसे सीपीओ वगैरह है तो इनके 200 के हो गए, सीजीएल भी अगर पुराना है तो 200 के हो गए। तो यार इनमें भी तो कॉम्प्रिहेंशन है ना, इनमें भी तो सारी चीज़ें हैं ना, तो आप इनको डेली लगाओ। यार 25 मिनट का सेट है, आपको मैक्सिमम 5 से 6 मिनट लगेगा अगर आपकी अच्छी तगड़ी प्रैक्टिस हो गई तो, ठीक है? शुरू में तो आपको 12 मिनट भी कम लगेंगे, लेकिन जब प्रैक्टिस अच्छी हो गई ना, तो आपको 5 से 6 मिनट लगेगा। भाई इन्हीं की प्रैक्टिस करो, इसमें भी तो कॉम्प्रिहेंशन है, इसमें भी तो प्रैक्टिस ही हो रही है ना आपकी। भाई मैं कह रही हूँ, एक पैसेज है, ठीक? बहुत बड़ा-सा पैसेज है, बहुत बड़ा-सा या छोटा-सा जैसा भी है, उसको हमने पढ़ा, उसके हमने क्वेश्चंस अब मैं पैसेज से मेरा मतलब स्पेसिफिकली नहीं कह रही भई, क्रॉस टेस्ट भी होता है, पीक्यूआरएस भी उसी का पार्ट होता है। ठीक है, पीक्यूआरएस पर हम अभी बात करेंगे अलग से। तो जब आपने इसको पढ़ा पूरा का पूरा, फिर आपने इसके क्वेश्चन्स उठाए, फिर आपने सॉल्व किया, तो क्या हो रहा है? ये भी तो आप रीड ही कर रहे हो ना, आपकी रीडिंग भी ही तो बढ़ रही है ना। और इनफैक्ट यहाँ पर तो आपकी एक तरीके से कहना चाहिए तो कॉग्निटिव एबिलिटी भी बढ़ रही है कि भाई अ क्वेश्चंस के आंसर्स लाने कैसे हैं, किन चीज़ों पर फ़ोकस करना है, यहाँ तो ये भी सुधरेगा। तो अगर आप यहाँ नहीं बना पा रहे हो, बैलेंस नहीं मज़ा आ पा रहा, तो भई इस चीज़ उठाओ, प्रीवियस ईयर्स उठाओ, है ना? और चाहे अब देखो ये तो एसएससी आप कहोगे मैडम बायस्ड हो गई, भाई बैंक आप दे रहे हो, ठीक है? बैंक दे रहे हो, सीडीएस दे रहे हो। अरे एक बात बताओ, क्या ये एग्ज़ाम्स अभी कल से चालू हुए हैं क्या? नहीं ना, बहुत टाइम से हो रहे हैं, तो इन सबके प्रीवियस ईयर्स पढ़े हैं यार, है ना? सबके प्रीवियस ईयर्स पढ़े हैं, सबके प्रीवियस ईयर उठाओ और उन्हीं को सॉल्व करो, उन्हीं के पैसेज सॉल्व करो, ठीक? आपको पीक्यूआरएस स्ट्रॉन्ग करना है। तो भाई पीक्यूआरएस स्ट्रॉन्ग करना है, इधर-उधर क्यों भटकना है यार? प्रीवियस ईयर के उठाओ ना, उन्हीं को अरेंज करो, सीख जाओगे धीरे-धीरे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। हालाँकि पीक्यूआरएस जो होता है, जिसको हम लोग सेंटेंस रीअरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है? अब इसमें क्या होता है कि कुछ मतलब कुछ ट्रिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, ठीक है?
जो कि बहुत लिमिटेड काम आते हैं, बहुत हद मतलब बहुत ज़्यादा काम नहीं आते हैं, पर अच्छे लेवल का पेपर है तो नहीं ही काम आते हैं, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ामिनर को पता है अब जैसे हम लोग क्या मतलब कुछ तरीके होते हैं, मैं आपको छोटी-सी वीडियो में फिर बना के बता दूँगी, ठीक है? डोंट वरी सारी चीज़ें बताऊँगी मैं, है ना? अब जैसे मैंने कहा कि भई देखो कंजंक्शन से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, तो आजकल ऐसा है एग्ज़ामिनर को सब पता है, वो भी कंजंक्शन से शुरू शुरू होने वाला देता ही नहीं है, ठीक है? ऑप्शन ही ऐसा नहीं सेट करता है ना? मतलब ऐसा नहीं है चांसेस होते हैं कि आपको मिल जाए अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो, ठीक है? बट अभी ऐसा होता है कि अगर अच्छे लेवल का पेपर आप दे रहे हो, तो भाई ये तरीके जो है ना बहुत ज़्यादा काम नहीं आते हैं, ठीक है? आपकी अंडरस्टैंडिंग ही अच्छी आपको करनी पड़ेगी, ये कुछ हद तक ही काम आते हैं, ठीक है? और ये मैं आपको बता दूँगी। कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी लैंग्वेज तभी सुधरती है, स्पोकन में भी जाते हो तो वो क्या करते हैं आपको बढ़िया बहुत सारा बोलेंगे ना कि चलो आज गांधी जी पर बोलो, आज गांधी जी पर लिखो, ये करो, वो करो, ठीक है? क्या करते हैं? आपकी फ़ैमिलियरिटी, आपका टाइम जो आप स्पेंड करते हो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में उसको वो इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? क्योंकि कोई भी लैंग्वेज है, आप जितना टाइम दोगे उतना अच्छे से सीखोगे। अभी मैं आपको अमेरिका भेज दूँ, 2 महीने में सीख के आ जाओगे इंग्लिश। मतलब वैसे नहीं कह रही हूँ, आपका फ्लो डेवलप हो जाएगा, भई वहाँ हिंदी कोई बोल ही नहीं रहा, है ना? तो ऐसा कह रही हूँ मैं, जस्ट एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। तो कोई भी लैंग्वेज में जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना ज़्यादा उसको अच्छे से आप सीख पाओगे। तो अगर कॉम्प्रिहेंशन सीखना है तो सीधी बात है उसमें थोड़ा-सा रीडिंग बढ़ाओ। अच्छा, अब एक कैटेगरी जो मैंने ध्यान नहीं दी, नॉवल वाली भई, ठीक है, गुस्सा हो जाएँगे वो। नॉवल देखो मैं तो नहीं ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ, आप चाहो तो कर लो, मैं इसलिए नहीं करती मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, आपके साथ में भी नहीं होगी। देखो अपन को कॉम्प्रिहेंशन ना बेटा सिर्फ़ 40 मिनट ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। 40 मिनट रोज़ क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, है ना? मैथ्स है, रीज़निंग है, एसएससी वालों के लिए जीएस है, सीडीएस वालों के लिए तो एकदम बहुत ही बेहद खतरनाक लेवल की जीएस है, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या हो गया कि बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो 40 मिनट से ज़्यादा अपन को देना नहीं है। अब नॉवल में मेरे साथ क्या होता था कि जैसे अपन ने पढ़ना चालू किया, ठीक है? अब क्या होता है इंटरेस्ट आता है, तो 40 मिनट की जगह भाई कब ये 2 घंटे मैंने पढ़ ली मुझे समझ ही नहीं आया। तो अपन को क्या है कि थोड़ा-सा स्मार्ट तरीके से पढ़ना है ना यार, सिलेक्शन लेना है अपन को, है ना? और सिलेक्शन तभी होगा जब फिक्स मतलब आपका टाइम डिवाइड होना चाहिए कि यार देखो इस चीज़ का इतना इम्पोर्टेंस है तो मैं इसको इतना ही टाइम देने वाली हूँ, ठीक है? तो ये थोड़ा मैं अवॉइड करती हूँ, बट बाकी ठीक है, अगर आपको लगता है तो आप कर सकते हो। मेरी तरफ से तो ये रिकमेंडेबल नहीं है, ठीक है? तो ये हो गया आपका कॉम्प्रिहेंशन का। अब देखो पीक्यूआरएस कैसे अप्रोच करते हैं, है ना? ये अभी मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए बता रही हूँ। अभी एक होती है अप्रोच सॉल्व करने की, ठीक है? अब ये अप्रोच आपकी जो है, क्या होनी चाहिए, चाहे वो पीक्यूआरएस हो, चाहे वो पैसेज हो, ठीक है? चाहे वो आपका क्लोज़ टेस्ट हो। इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊँगी जो कि एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इम्पोर्टेंट है ना कि भई एग्ज़ाम में कैसे अप्रोच करना होता है, मॉक में कैसे अप्रोच ये तो जो मैंने अभी आपको जो भी चीज़ें बताई हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग जस्ट बढ़ाने के लिए बताई हैं। क्यों एक ही वीडियो में सब बताऊँगी, खिचड़ी हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा, ठीक है? तो ये सारा मैं आपके लिए अलग से वीडियोज़ इसके लिए लेके आ जाऊँगी और बेहतरीन चीज़ें बताऊँगी, डोंट वरी, है ना? क्योंकि खुद भी काफ़ी मेहनत की है और ऑलमोस्ट 5-6 साल से पढ़ा रही हूँ, तो एक्सपीरियंस तो देखो काम आता ही है हमेशा ही, है ना? और हाँ, एक चीज़ और कि इस चैनल के मैंने सारे जो वीडियोज़ प्राइवेट कर दिए हैं और वो प्राइवेट मैंने इसलिए किए हैं, जैसा मैंने आपको बताया ना कि इंसान हर दिन अपडेट होता है। मुझे ऐसा लगता है हर दिन मैं सीखती हूँ और हर दिन मैं अपना लेवल इंक्रीज़ करती हूँ और हर दिन मैं कुछ ऐसा बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि भई वो पुराने वीडियोज़ थे, अब मैं आपको नए तरीके से बढ़िया से अच्छे से पढ़ा सकती हूँ, तो ठीक है मैंने वो डिलीट कर दी और मैं आपको वापस नए सिरे से सब कुछ बहुत अच्छे से और पढ़ाऊँगी, है ना? क्योंकि इंसान डेली सीखता है, आज आपको जितना आता है, आप आज से 2 महीने बाद आपको उसका काफ़ी ज़्यादा लेवल तक का आएगा, है ना? तो ठीक है, मैं आपको बेस्ट लेवल ही प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। अब आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और यहाँ से आपने कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें सीखी होंगी, ठीक है? एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि हार्ड वर्क का ना कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता, ठीक है? कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं होता है हार्ड वर्क का, ये चीज़ याद रखिएगा। डेली प्रैक्टिस करिए, अभी से प्रैक्टिस करिए, अगर आपको लग रहा हो कि बहुत टाइम है अभी, तो वो उस मतलब उसमें मत रहिए धोखे में, है ना? क्योंकि आपको पता नहीं लगेगा कि कब होली आएगी, कब आपका समय पूरा खराब हो जाएगा और एग्ज़ाम पर आप पहुँच जाएँगे। बाकी हाँ, कोई भी अगर आपको और प्रॉब्लम है, ठीक है? किसी भी तरीके की अगर आपको और प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएँ। मुझसे जितना बन पड़ेगा या जितना मेरी समझ है, जितना मुझे आता है, मैं उस हिसाब से आपको पूरा प्रॉपर गाइड करने की कोशिश करूँगी, ठीक है? बाकी हाँ, यही है कि ये चीज़ें सबको पता होती हैं, जो भी मैंने बताया, इसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगा होगा रॉकेट साइंस वाला, लेकिन हाँ, इम्प्लीमेंट कौन कितना करता है, किस लेवल पर करता है, उस पर चीज़ें डिपेंड करती हैं, है ना? तो इम्प्लीमेंट अगर आप अच्छे से करेंगे तो भाई नंबर अच्छे आएँगे ही आएँगे। मेरे भी आए हैं, सबके आए हैं, बच्चों के आ ही रहे हैं, ठीक है? हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पर ना मैं आपके लिए एक वोकैब की सीरीज़ चालू करने वाली हूँ, ठीक है? एक पीवाईक्यू वाली, जो कि एसएससी के लिए होगी ऑब्वियसली।
ठीक है? और इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन भी, कि भाई कॉम्प्रिहेंशन में अप्रोच कैसे करना है, जो भी मैं आपको तरीके अपने सिखाने वाली हूँ। अब इसमें आपको कोई भी और सुझाव लगता है, कोई सजेशन अगर आप देना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में डेफ़िनेटली दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको थोड़ा लगा हो कि हाँ यार, मैडम ने थोड़ा तो कुछ चीज़ें अच्छी बताई हैं और हेल्पफुल रही हैं, तो आप थोड़ा-सा शेयर-वेयर कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि सीधी बात है यार, देखो, अ, यहाँ पर हर व्यक्ति आपसे इन रिटर्न कुछ तो चाहता है ना? अब इन रिटर्न में आपसे यहाँ पर कोई मॉनेटरीली रिटर्न नहीं ले रही हूँ। बस ये है कि भाई मुझे मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा अगर ज़्यादा लोग देखेंगे और ज़्यादा लाइक्स और ज़्यादा शेयर्स मिलेंगे तो उस हिसाब से कह रही हूँ। बाकी आप सभी को बहुत-बहुत थैंक यू। अगर आप यहाँ तक आए हैं, इस वीडियो में लास्ट तक आप अगर आए हैं, तो इट मीन्स कि भाई सीरियस एस्पिरेंट हो। और ऑल द वेरी बेस्ट। अगर और कुछ आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। मिलती हूँ आपसे किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।